नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और सच कहें तो विनाशकारी प्राकृतिक घटना पर बात करने वाले हैं। पहाड़ों पर बादल फटना। हाँ, नमस्कार। ये विषय वाकई महत्वपूर्ण है, खासकर भारत के पहाड़ी राज्यों के संदर्भ में। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्यों है और पहाड़ों पर ही ये इतना ज्यादा क्यों देखने को मिलता है। और इसके पीछे का विज्ञान क्या है, पहाड़ों की बनावट का इसमें क्या हाथ है और नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं एक चौंकाने वाले तथ्य से। बादल फटना ये सिर्फ तेज बारिश नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में एक बहुत ही छोटे से इलाके में, मतलब शायद कुछ वर्ग किलोमीटर में ही घंटे भर के अंदर 10 सेंटीमीटर से भी ज्यादा पानी का अचानक गिर जाना है। हाँ, और अक्सर इसके साथ तेज बिजली, गरज और कभी-कभी ओले भी होते हैं। ये एक तरह की लोकलाइज्ड जल प्रलय है। परिभाषा के तौर पर देखें तो इसे 100 मिलीमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की बारिश दर के रूप में गिना जाता है ना। वो भी एक छोटे से दायरे में। बिल्कुल सही। और यही चीज इसे सामान्य मूसलाधार बारिश से एकदम अलग और ज्यादा खतरनाक बनाती है। पानी को निकलने या जमीन में सोखने का वक्त ही नहीं मिलता। तो ये तो समझ आया कि ये घटना कितनी तीव्र है, लेकिन मेरा सवाल वही है, पहाड़ों में ही क्यों? हमने ओरोग्राफिक लिफ्ट के बारे में सुना है, ये क्या चीज है? हाँ, ओरोग्राफिक लिफ्ट इसका एक मुख्य कारण है। देखिए, जब मैदानों से गर्म नमी वाली हवा चलती है और वो पहाड़ों से टकराती है तो उसे मजबूरन ऊपर उठना पड़ता है। अच्छा। और जैसे जैसे ये हवा तेजी से ऊपर उठती है, ये ठंडी होती जाती है। अब ठंडी हवा में नमी धारण करने की क्षमता कम होती है, तो वो पानी बन जाती है। हाँ बिल्कुल। जलवाष्प तेजी से संघनित होकर घने भारी बादल बना लेते हैं और पहाड़ की ढलान जितनी खड़ी होगी, हवा उतनी ही तेजी से ऊपर उठेगी और ये पूरी प्रक्रिया उतनी ही तीव्र हो जाएगी। मतलब अचानक भारी बारिश की संभावना बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। और इसमें वायुमंडलीय अस्थिरता और नमी का क्या रोल है, खासकर जैसे मानसून के वक्त? देखिए, मॉनसून के समय हवा में नमी वैसे ही बहुत ज्यादा होती है। ये गर्म और बहुत नमी वाली हवा जब पहाड़ों की ठंडी हवा से या अस्थिर वायुमंडलीय परतों से मिलती है, हाँ, तो एक तीव्र संवहन या रैपिड कन्वेक्शन शुरू हो जाता है। मतलब गर्म हवा के बुलबुले बहुत तेजी से ऊपर उठते हैं, जैसे पानी उबलता है। कुछ वैसा ही समझ लीजिए। इस प्रक्रिया में पानी की छोटी छोटी बूंदें तेजी से ऊपर नीचे होती हैं, टकराती हैं और मिलकर बड़ी और भारी बूंदें बन जाती हैं। अच्छा। और जब ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि हवा उन्हें संभाल नहीं पाती, तो वो अचानक सब एक साथ नीचे गिर पड़ती हैं। बस यही है बादल फटना, और ये सब कुछ मिनटों में हो जाता है। बाप रे। तो मतलब हवा ऊपर उठी, ठंडी हुई, बादल बने। जी। लेकिन पहाड़ों की अपनी बनावट, जैसे घाटियां हैं, ढलानें हैं, वो इसे कैसे प्रभावित करती हैं? क्या वो नमी को फंसा लेती हैं? हाँ, ये एक बहुत अहम पॉइंट है। पहाड़ों की भौगोलिक संरचना, खासकर जो संकरी घाटियां होती हैं, वो नमी वाली हवा को एक जगह ट्रैप कर सकती हैं, फंसा सकती हैं, उसे फैलने से रोकती हैं। अच्छा, एक कंटेनमेंट जोन जैसा बन जाता है। हाँ, कह सकते हैं। तो बादल एक सीमित क्षेत्र में जमा होते रहते हैं, पानी की मात्रा बढ़ती जाती है, और जब वो नमी और बूंदों का वजन असहनीय हो जाता है तो बादल जैसे फट पड़ता है, सारा पानी छोटे से इलाके में गिर जाता है। तो घाटियां एक तरह से नमी के लिए जाल बन जाती हैं, जिससे घटना और केंद्रित हो जाती है। बिल्कुल। और इसके परिणाम तो हम लगातार देख ही रहे हैं। हाल की कुछ घटनाएं अगर याद करें। हाँ बिल्कुल। जैसे 2025 में कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में हुआ। बादल फटा, 3 लोग लापता हो गए, घर स्कूल सब बह गए। हाँ, सतलुज और ब्यास का जलस्तर भी खतरनाक रूप से बढ़ गया था। और उत्तराखंड के धराली गांव में भी यही हुआ। अचानक बाढ़ आई, घर तबाह हो गए। ये घटनाएं अक्सर अपने साथ अचानक बाढ़, मतलब फ्लैश फ्लड्स और भूस्खलन लेकर आती हैं। वो पानी का तेज बहाव अपने साथ मलबा, पत्थर, पेड़ सब लाता है और रास्ते में जो भी आता है उसे तबाह कर देता है। ये वाकई भयावह है। और 2013 की उत्तराखंड त्रासदी तो खैर, वो तो मैं याद दिलाती कि कितना विनाशकारी हो सकता है। हजारों जानें गई थी। हाँ, वो एक भयानक उदाहरण है। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, जब हमारे पास सैटेलाइट है, रडार है, तो इनका पूर्वानुमान इतना मुश्किल क्यों है? मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये घटनाएं बहुत ही ज्यादा लोकलाइज्ड होती हैं, मतलब कुछ ही वर्ग किलोमीटर के दायरे में सिमटी हुई, और बहुत कम समय में होती हैं। हाँ, बहुत तेजी से विकसित होती हैं। तो जो हमारे पारंपरिक मौसम सैटेलाइट या रडार है, वो इतने छोटे पैमाने पर और इतनी तेजी से हो रहे बदलावों को समय पर पकड़ नहीं पाते। जब तक वो इसे देख पाते हैं, तब तक शायद घटना शुरू हो चुकी होती है। क्या है,
अगर पूर्वानुमान इतना मुश्किल है तो क्या कर सकते हैं? देखिए, पूर्वानुमान को बेहतर बनाने के लिए डॉपलर रडार ज्यादा कारगर हो सकते हैं। वो बारिश की मात्रा के साथ साथ हवा में बूंदों की गति और दिशा भी बताते हैं। इससे तीव्र संवहन का अंदाजा पहले लग सकता है। हाँ, कुछ हद तक। इसके अलावा ऑटोमेटिक रेन गेज यानी स्वचालित वर्षा मापक यंत्रों का एक घना नेटवर्क बहुत जरूरी है, ताकि कहीं भी अचानक तेज बारिश हो तो तुरंत पता चले। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ तकनीक काफी नहीं है। सबसे जरूरी है स्थानीय समुदायों को जागरूक करना। उन्हें बताना कि क्या करना है, कैसे बचना है। हाँ, सुरक्षित निकासी के रास्ते तय करना, योजना बनाना और साथ ही बेहतर मॉनसून प्रबंधन और अन्योजित निर्माण पर सख्ती से रोक लगाना भी बहुत जरूरी है। तो संक्षेप में कहें तो पहाड़ों पर बादल फटने के पीछे कई चीजें एक साथ काम करती हैं। ओरोग्राफिक लिफ्ट, वायुमंडलीय स्थिरता, बहुत ज्यादा नमी और पहाड़ों की खास बनावट। बिल्कुल सही। इन सब का मिला जुला असर होता है। और ये भी साफ है कि भले ही हम इनका 100% सटीक पूर्वानुमान ना लगा पाएं, हाँ, वो शायद अभी संभव नहीं है। लेकिन बेहतर तकनीक, जमीनी स्तर पर जानकारी और सबसे अहम सामुदायिक जागरूकता और तैयारी से इसके भयानक असर को कम जरूर किया जा सकता है। निश्चित रूप से बचाव और तैयारी ही सबसे कारगर उपाय हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि जब प्रकृति की ऐसी ताकतों का सटीक अनुमान लगाना इतना मुश्किल है, तो उन इलाकों में रहने वाले लोगों की अपनी तैयारी, उनका आपसी तालमेल और तुरंत एक्शन लेने की क्षमता कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सही कह रहे हैं। शायद तकनीक से भी ज्यादा ये मानवीय जागरूकता और एक दूसरे का सहयोग ही है जो जिंदगियां बचा सकता है।